हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है द सेल, जिसका नाम है द सेल। और ये हमारे पास बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर एफएससी का चैप्टर है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिसका नाम था सदा काकड़। अभी ये चैनल भी मेरा उसी नाम से है। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगी कि आप उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब मत कीजिए। इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ अपलोड होगी इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका है। इस पे अब मैंने वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी मेरी वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं कि आपको मेरी और नई वीडियोस मिले, तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स गो टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर विच इज़ सेल। सेल का आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत कि सेल क्या होता है। सेल से हम मिलके बने हैं। हम सिंपल बोल सकते हैं कि सेल से हम मिलके बने हैं, या हम बोल सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी तमाम ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो सेल से बने हैं। सेल के लिए हमारे पास सबसे पहले एक थिवरी आई थी जिसका नाम था सेल थिवरी, जो कि हमारे पास बहुत से बायोलॉजिस्ट आए थे जिन्होंने इकट्ठा होकर रिसर्च किया था, वर्क किया था, जिसकी बदौलत हमारे पास एक थिवरी इन्होंने पेश की जिसको हमने सेल थिवरी का नाम दिया। यानी ये सारी थिवरी जो थी सेल बेस पे थी, यानी सब ने सेल पे काम किया और एक थिवरी हमारे पास बनाई जिसको हम सेल थिवरी बोलते हैं। तो दोस्तों सेल थिवरी में सबसे पहले हमारे पास आया था रॉबर्ट हुक, जो कि पहला साइंटिस्ट था। 1665 में आया था। इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे जब सेल को देखा तो उसको 3 कोर ऑफ स्लाइस नज़र आए। यानी उन्होंने बोला कि कोर के पतले पतले स्लाइस है जिसमें हमारे पास टीनी स्पेसिस उसको नज़र आए, और उसके इर्द गिर्द और इस छोटे सुराखों की इर्द गिर्द इन्होंने बोला कि एक वॉल भी है जिसको इसने लेटियन में नाम दिया सेलुला। सेलुला जो है वो एक बायोलॉजिकल टर्म है सेल का, ये सारा काम इन्होंने अपने एक वर्क में पब्लिश किया जिसका नाम माइक्रोग्राफिया था। कि सेल को कैसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया और इस टीनी स्पेसेस क्या थे और इसके अराउंड जो है वॉल कैसे थे, इस सब को इसने अपने एक वर्क माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया। तो दोस्तों जो ये नोट्स आप देख रहे हैं ये आप एग्ज़ाम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट्स है इस चैप्टर के, इस टॉपिक के जो हम पढ़ रहे हैं। आप ये शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप बेशक इसको ही याद कर ले तो काफ़ी होगा, जो कि हमारे पास एम पॉइंट्स है कि किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया था। जो कि सेल थिवरी में हमारे पास बहुत से साइंटिस्ट आए थे, लगभग 10-11 आए थे, जिसमें से सबसे पहला हमारे पास ये था रॉबर्ट हुक, जिसने हमारे पास सेल जो है लेटियन में इसका बायोलॉजिकल नाम दिया सेल। तो दूसरा हमारे पास दोस्तों आता है लॉरेंस ओकन, जो कि हमारे पास एक जर्मन साइंटिस्ट था। 1805 में आया था। इन्होंने बोला कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग बींग्स जो है, वो हमारे पास सेल और सेल से मिलके बने हैं या वेसिकल से मिलके बने हैं। इन्होंने सेल को एक दूसरा नाम भी दिया वेसिकल्स के। हमारे पास तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स या वेसिकल से मिलके बने हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था, सबसे ज़रूरी। तीसरा हमारे पास इसमें आया था दोस्तों जॉन पेप्टाडेस डी लामार्क। ये हमारे पास 1809 में आया था। ये हमारे पास एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था। इन्होंने बोला नोबडी कैन हैव लाइफ इफ़ दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यू। जैसे कि हमें पता है सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से हमारे पास पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरह इन्होंने बोला था कि हमारे पास अगर सेल नहीं है, टिश्यू नहीं है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म नहीं हो सकता और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता। तो फोर्थ हमारे पास दोस्तों आया था हेनरी ड्यूट्रोशे। तो दोस्तों हेनरी ड्यूट्रोशे जो था वो हमारे पास 1824 में आया था। ये हमारे पास एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था। इन्होंने प्लांट मटेरियल को बॉयल किया था नाइट्रिक एसिड में, जिसका फार्मूला है HNO3। जब इन्होंने वहाँ पे इसको बॉयल किया तो वो प्लांट के पीसेस जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गए, और वो छोटे पीसेस जब उन्होंने बाद में माइक्रोस्कोप के नीचे से देखे तो उसको बॉक्स लाइक यूनिट्स दिखाई दिए, और इसके इर्द गिर्द जो थे वो एक हैवी वॉल स्ट्रक्चर थी। तो उस वॉल को इसने नाम दिया सेल वॉल। तो ये हेनरी ड्यूट्रोशे का काम था। यानी हम कह सकते हैं कि छोटे MCQs में आपका क्वेश्चन आ सकता है या शॉर्ट में आ सकता है कि सेल वॉल किसने डिस्कवर किया था। सो वी कैन सिंपली से दैट हेनरी ड्यूट्रोशे डिस्कवर्ड द सेल वॉल।
तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है हमारा फोर्थ साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो 1831 में आया था, जो कि एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था। इन्होंने हमारे पास न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ऑर्किड, यानी अखरोट जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, ये वहाँ से इसका नाम दिया गया है ऑर्किड से कि न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। तो दोस्तों हमारे पास फिफ्थ आता है डिजॉर्डिन। डिजॉर्डिन जो था वो 1855 में आया था। ये हमारे पास एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिन्होंने बोला कि सेल आर नॉट एम्प्टी स्ट्रक्चर। ये हमारे पास सेल जो है वो खाली स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारे पास एक फ्लूइड से भरा हुआ होता है, जेली लाइक फ्लूइड है इसमें। तो सेल जो है वो हमारे पास एम्प्टी बिल्कुल नहीं है, इसमें जेली लाइक फ्लूइड है। ये हमारे पास डिजॉर्डिन ने बोला था, जो कि एम पॉइंट्स उसके ये थे। फिर हमारे पास दोस्तों 6 आता है मैथिस लैडन। वो 1838 में आया था, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट था। उन्होंने बोला, बॉटनिस्ट का सिंपली आपको पता होगा कि प्लांट के बारे में ही बात करेंगे, प्लांट के बारे में ही स्टडी की होगी। तो जर्मन बॉटनिस्ट था, उन्होंने सिंपली बोला कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, के तमाम प्लांट्स जो है वो हमारे पास सेल से मिलके बने हैं, जो कि बॉटनिस्ट का एक पॉइंट हो सकता है ये। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 7 पे थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान 1839 में आया था। ये हमारे पास एक जर्मन जोलॉजिस्ट था। अब जोलॉजिस्ट नाम से भी आप वाकिफ़ होंगे कि जोलॉजिस्ट किस चीज़ को बोलते हैं, यानी एनिमल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम जोलॉजिस्ट बोलते हैं। इन्होंने बोला कि एनिमल्स जो है वो भी कंपोज्ड ऑफ सेल है, यानी एनिमल भी सेल से बने हैं। मैथिस लैडन ने बोला कि प्लांट भी सेल से बने हैं। ये दोनों इनके कॉमन पॉइंट्स है जोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट साइंटिस्ट के। फिर इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 8 पे रोडोल्फ विर्कू। रोडोल्फ विर्कू जो था वो हमारे पास 1855 में आया था। ये हमारे पास एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था। इन्होंने बोला सेल केम फ्रॉम अदर लिविंग सेल, दे पुट इन विर्कूस वर्ड्स। इन्होंने बोला कि हमारे पास एक सेल जो है वो दूसरे सेल से यानी निकला है, बना है, जो कि सिंपल हम बोल सकते हैं कि एक सेल जो है वो दूसरे सेल से निकलता है या बनता है, जिसमें आगे जाके हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन कैसी होती है, एक सेल से दूसरा सेल कैसे निकलता है या कैसे बनता है। इन्होंने विर्कूस वर्ड में बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। यही मतलब है कि एक सेल से दूसरा सेल बनता है। सेल वैसे हमारे पास अलग अलग नहीं होगा, एक सेल से ही दूसरा सेल निकलेगा, जो कि इन्होंने इस सेंटेंस को विर्कूस वर्ड में बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये थे हमारे पास रोडोल्फ विर्कू, जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। फिर हमारे पास इसके बाद आता है नंबर 9 पे लुईस पास्चर, जो कि काफ़ी फेमस है, इम्पोर्टेंट भी है, सबको पता भी होगा। ये हमारे पास 1862 में आया था। ये हमारे पास एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था। इन्होंने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम एग्जिटिंग बैक्टीरिया। यही मतलब है कि अगर हमारे पास रोडोल्फ विर्कू बोल रहा था कि एक सेल से दूसरा सेल बनता है, तो लुईस पास्चर ने भी बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकल सकता है। तो दोस्तों इन्होंने बोला अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बैक्टीरिया को ही बोलते हैं, जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, जिसको आप जिसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप से देख ही सकते हैं। उसके नीचे से हम जब पूरा प्रोसेस करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखता है। इन्होंने बोला कि जो बैक्टीरिया होगा वो भी एग्जिटिंग बैक्टीरिया से ही निकलेगा, ये नहीं है कि एक बैक्टीरिया अलग निकलेगा दूसरा अलग निकलेगा। ये लुईस पास्चर के पॉइंट्स थे। फिर हमारे पास 10 आते हैं ऑगस्ट वेस्टमैन। ये हमारे पास लास्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट था सेल थ्योरी का। ये हमारे पास आया था 1880 में। इन्होंने बोला ऑल लिविंग सेल जो है वो कॉमन ओरिजिन रखते हैं, यानी मिसाल के तौर पर अगर एक सेल से ऑर्गेनिज्म बना है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी सेल से ही मिलके बना होगा, यानी इन सब का ओरिजिन जो है वो सेम ही होगा। दूसरा इसका पॉइंट था कि ये हमारे पास बेसिक सिमिलरिटीज़ इनकी होगी स्ट्रक्चर में और मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम बेसिक सिमिलरिटी से मुराद है, अगर हम सेल से बने हैं तो सब सेल से मिले हैं, फिर टिश्यू है, फिर ऑर्गन है, ये चीज़ें हैं। और मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम देखें, अगर किसी में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन वगैरह है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी वही होगा। तो ये इसके पॉइंट्स थे। फिर ये साइंटिस्ट जो थे, अब ये सारे जब 10 आ गए, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया बायोलॉजी को, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेल थ्योरी बोलते हैं। इस सेल थ्योरी के हमारे पास 3 पोस्टुलेट थे। इन्होंने बोला सेल इज़ द यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स। जैसे कि हम आम लफ्ज़ में बोलते हैं कि हमारे पास काम करने की सलाहियत या हमारा स्ट्रक्चरल जो यूनिट होता है वो हमारे पास सेल है। इन्होंने पहला ही पॉइंट यही बोला था। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बुनियादी इकाई है वो हमारे पास सेल ई है। दूसरा उसका पोस्टुलेट था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम फॉर्मर सेल एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर प्रोडक्शन, जो कि पहले भी मैंने बताया था कि एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है। जब हमारे पास सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो एक सेल से सारा प्रोसेस होने के बाद दूसरा सेल निकलता है। तो इन्होंने भी यही बोला था कि जब हमारे पास सेलुलर प्रोडक्शन होती है तब हमारे पास सेल रिजल्ट में आ जाता है दूसरे सेल से। तीसरा इसका पोस्टुलेट था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ही कॉमन सी बात है। इन्होंने बोला था कि अगर के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिल के बने होंगे और जो प्रोडक्ट्स होंगे, मिसाल के तौर पर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है और सेल के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल पे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होंगे और हमारे पास सेल प्रोडक्ट से मिल के बने होंगे, जो कि 3 पोस्टुलेट इनके कंप्लीट हो चुके। अब हमारे पास आता है अर्ली वर्क विद माइक्रोस्कोप। हमें पता है कि सेल अगर इतना छोटा ज़र्रा है जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, इसके लिए हम ज़रूरी बात है कि इसकी स्टडी के लिए हम माइक्रोस्कोप ही यूज़ करेंगे। तो क्या होता था कि जब बायोलॉजिकल स्टडी होती थी, इसके लिए हम एक बेसिक टूल जो थे वो यूज़ करते थे, वो हमारे पास कहलाता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का माइक्रो का मतलब होता है टीनी, यानी टीनी का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटा ज़र्रा हो। तो माइक्रोस्कोप से हम उसी चीज़ों को देख सकते हैं जो हम आम आंख से नहीं देख सकते। लेकिन हमारे पास माइक्रोस्कोप के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास इसका होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा हमारे पास इसका होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, इन दोनों के यूजेस अलग होते हैं। सेल में भी हम इनके यूजेस अलग रखते हैं। जैसे कि अब कंपाउंड में आप देख रहे होंगे कि कंपाउंड जो है हम बोल सकते हैं ये हमारे पास टू मैग्नीफाई एनी ऑब्जेक्ट, हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई का मतलब है इनलार्जिंग द साइज, साइज को इनलार्ज करता है, बड़ा कर देता है साइज को। इसमें हमारे पास 2 लेंसेज यूज़ होते हैं जिस को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि हमारे पास इनलार्ज द साइज, यानी सिंपल ये हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट या किसी सेल के साइज को बड़ा करके हमें दिखाता है। हम इसमें बोल सकते हैं यूज टू सी सेल एंड मैग्नीफाई देम अप टू 1500 टाइम्स। ये 1500 टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट या किसी सेल के साइज को बड़ा करके हमें दिखाता है। दूसरा हमारे पास इसमें आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम ये सिंपली बोल सकते हैं कि डज नॉट यूज़ लाइट टू विजुअलाइज स्पेसिमन। अब अगर हम कोई स्पेसिमन इसके नीचे रख के देख रहे हैं तो इसके लिए ये हमारे पास लाइट यूज़ नहीं करेगा। जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइट यूज़ करता था, ये लाइट यूज़ नहीं करेगा, बल्कि ये यूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन की बीम, यानी यूजेस फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एक यानी हल्की पतली सी बीम होगी जिससे हम किसी स्पेसिमन को मैग्नीफाई कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी वो बहुत शॉर्टर होती है देन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ इतनी शॉर्ट नहीं होती, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतना हमें डीपली चीज़ें जो है वो नहीं दिखा सकता जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमारे पास
ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसका ये है कि हमें ग्रेटर रिजोल्यूशन देता है देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। रिजोल्यूशन से मुराद है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम किसी सेल को इसकी रिजोल्यूशन कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसमें मिसाल के तौर पर अगर दो ऑर्गेनेली है सेल के अंदर तो इनके बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होगा। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो हमें ग्रेटर इंफॉर्मेशन देता है, ग्रेटर रिजोल्यूशन देता है देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो मैग्नीफिकेशन सिर्फ देता है कि साइज को बड़ा करके देता है, ये अंदर तक की सारी डिटेल हमें देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी फर्दर हमारे पास टू टाइप के होते हैं। एक हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, दूसरा हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इनसाइड सेल स्ट्रक्चर यानी सेल के अंदर की स्ट्रक्चर है हमें बताती है। इसकी हाई रिजोल्यूशन होती है, रिजोल्यूशन का वही मैंने मतलब बताया था कि मिनिमम डिस्टेंस बताता है, यानी और किसी ऑर्गेनेलीज के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो कितना होगा वो ये बताता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास किसी सेल में दो ऑर्गेनेली है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बताएगा। और जो हमारे पास दूसरा होगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये हमारे पास सरफेस का बताएगा, यानी सेल सरफेस जो होगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताएगा। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये बताएगा, डिटेल से इसको मैग्नीफाई करके बताएगा। इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो हमारे पास 2,15,000 तक है। यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम किसी से वो तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल के अंदर ही जाके हमें बताएगा कि डिस्टेंस क्या है, कौन कहाँ पे मौजूद है। लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो सरफेस से यानी चेक करके बताएगा, और वो उसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो इतनी होगी कि 2,15,000 तक है, इतनी ज़्यादा है। तो ये थे हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप्स। तो दोस्तों अगर हमने सेल टॉपिक स्टार्ट किया है, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं कि अब हम सेल को कैसे पढ़ सकते हैं, सेल को कैसे तोड़ेंगे, स्टडी कैसे करेंगे। ये सारे पॉइंट्स अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते और सेल कहते, थ्योरी कहते, ये इंटरकनेक्टेड है, तो इसको हम एक ही वीडियो में कवर करते हैं। सो हमारा अभी का टॉपिक है टेक्निक टू आइसोलेट सेल कंपोनेंट्स, यानी सेल के कंपोनेंट को हम कैसे यानी अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। दोस्तों सेल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसके लिए हमारे पास एक मॉडर्न टेक्निक आया है जिसको हम सेल फ्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं। तो सेल टेक्निक फ्रैक्शन ये होता है कि हम आप लोग जूम करके भी पिक्चर देख सकते हैं, ये नोट्स आप बेशक लिख सकते हैं। तो सेल फ्रैक्शन टेक्निक हमारे पास ये होता है कि सेल ब्रोकन यानी सेल को हम तोड़ देते हैं। द इंटरनल कंपोनेंट सेपरेटेड, जो हमारे पास इंटरनल कंपोनेंट होते हैं सेल के वो हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं। और जब हम स्टडी के लिए हम सेल को जो है वो उसका सेल फ्रैक्शन टेक्निक करते हैं तो इसके लिए हम अलग कर ही देते हैं सेल ऑर्गेनेलीज और सेल के जितने भी मतलब सेल को तोड़ ही देते हैं, जो कि दैट अलाउ द ऑर्गेनेलीज टू रिमेन एबल टू परफॉर्म देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। यानी जब हम किसी सेल को तोड़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसका मतलब ये नहीं होगा कि सेल के तोड़फोड़ करेंगे जिससे उसकी ऑर्गेनेलीज उसका जो फंक्शन होगा वो भी ख़राब हो जाए। यानी हम ऐसा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि जिससे सेल के ऑर्गेनेली भी सही है, यानी उसके फंक्शन वगैरह कोई उसमें कुछ भी मतलब ख़राबी नहीं आ रही और सेल भी रिमेन एबल है, लेकिन हम स्टडी भी कर रहे हैं। ये ऐसा टेक्निक है जिसको हम सेल फ्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है तरीका कि हम कैसे सेल को तोड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब है कि अब यहाँ पे हम सेल की तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, डिस्टर्ब द सेल। पहला प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूज हमारे पास क्या होता है, द प्रोसेस टू सेपरेट द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। डेंसिटी के बुनियाद पे जब हमारे पास ये सब्सटेंस को अलग करेगा वो उसको हम सेंट्रीफ्यूज बोलेंगे। लेकिन होमोजेनाइजेशन में सबसे पहला हम ये देखिए, आप पिक्चर में आपको दिख रहा होगा मैंने बनाया है सेंट्रीफ्यूज, रोटेटर है। जब हमने सेल को सेंट्रीफ्यूज रोटेटर में डाल दिया तो सेंट्रीफ्यूज में जब हम सेल को डालेंगे ये जब रोटेट होगा
आपका ये सेकंड स्टेप पे आएगा, जहाँ पे मैंने लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, दूसरा हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ज़मीन के यानी इनसाइड ज़मीन के अंदर की तरफ होता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अपोजिट होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे हमने बोला है कि सेंट्रीफ्यूज जो है वो डेंसिटी की बुनियाद पे सब्सटेंस को अलग कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाद हमारे पास ये थर्ड स्टेप पे आएगा। थर्ड स्टेप यही सेंट्रीफ्यूगल के साथ कनेक्टेड है। फोर्थ पे हमारे पास जब वो तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, रोटेट होना था, फिर फोर्स था, फिर उसके बाद यानी ट्यूब्स में उसका यानी जब वो स्टॉप हो गया रोटेशन उसका, तो वो कैसे अरेंज हुए। फिर थर्ड स्टेप के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास ट्यूब में कौन कौन किस डेंसिटी की बुनियाद पे जम गया है। तो यहाँ पे जो 4 ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले पे मैंने लिखा है 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस जो है सबसे नीचे जो है वो आ जाता है। फिर इसके बाद 30 मिनट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। 90 मिनट के बाद हमारे पास अदर ऑर्गेनेलीज, यानी जिसकी डेंसिटी जो हैवियर पार्टिकल होगा वो सबसे पहले सेडिमेंट होगा, यानी नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा होगा, तीसरा होगा, जो डेंसिटी की बुनियाद पे ये आके लेयर बनाते जाएंगे। यानी पहले अगर यहाँ पे न्यूक्लियस आ रहा है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है, क्लोरोफिल आ रहा है, फिर उसके बाद अदर ऑर्गेनेलीज। जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो सस्पेंडेड होंगे सॉल्यूशन में, बट जो हेवियर पार्टिकल होंगे वो सेडिमेंट हो जाएंगे, यानी नीचे बैठ जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूज का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, द प्रोसेस टू सेपरेट द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज। डेंसिटी की बुनियाद पे जब हम किसी जो सब्सटेंस हमारे पास सेपरेट होता है उसका प्रोसेस हम सेंट्रीफ्यूज देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज, यानी अब जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज होता है वो यही होता है। सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस बेट किया है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर क्लोरोप्लास्ट है, फिर अदर ऑर्गेनेलीज है। यानी जब ये सेंट्रीफ्यूजेशन का मतलब प्रोसेस पूरा हो गया है, तब हमारे पास ये हेवियर पार्टिकल्स जो है वो इस बेस पे यहाँ पे दस गए हैं, यानी सेडिमेंट हुए हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, जो कि सेल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसके 3 मेन टॉपिक्स जो इंटर रिलेटेड थे हमने पढ़ लिए। इसके बाद मैं इसके अगले वाले वीडियोस भी अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कौन से टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए और कौन से टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।